तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं डेयरडेविल सीजन 1 को। इस सीजन को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पर आज हम लोग एपिसोड 1 से 6 तक एक्सप्लेन करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग बाकी के एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा इस सीरीज के मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि दौड़ के अपने बच्चे के पास जाता है, जिसका अभी एक केमिकल ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है एक बूढ़े आदमी को बचाने के दौरान। और इस एक्सीडेंट के बाद वो बच्चा अपने आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। फिर हम देखते हैं बहुत सालों बाद की कहानी, जहां पर वो बच्चा यानी हमारा मैट मर्डॉक अभी बड़ा हो गया है, जो अभी एक चर्च में है और वो वहां पर फादर से बात करते हुए अपने पापा के बारे में उनको बोलता है। वो बोलता है कि उसके पापा एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर हुआ करते थे और वो कभी भी हार नहीं मानते थे अपनी आखिरी सांस तक। फिर फादर उसको पूछते हैं कि तुम किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने आए हो, तो वो बोलता है कि वो जो करने वाला है उसके लिए वो अभी से ही माफ़ी मांगने आया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ गुंडे लड़कियों को पकड़ के ले जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर हमारा मैट भैया आते हैं मास्क के साथ और काले कपड़े पहन के और उन सबको धो डालते हैं। फिर नेक्स्ट दिन हम देखते हैं मैट बात कर रहे होते हैं फॉगी के साथ। ये बंदा मैट का जिगरी दोस्त होता है और उसका बिजनेस पार्टनर भी। उसको मैट की शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर फॉगी एक पुलिस वाले को कुछ पैसे देके बोलते हैं कि अगर तुमको हमारे लिए कोई भी क्लाइंट मिले तो हमें ज़रूर बताना। असल में मैट और फॉगी ने लॉयर बनने का काम शुरू किया है और वो लोग अपने केस के लिए क्लाइंट वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक औरत को, जिसको हम देखते हैं कि चाकू के साथ, और जब पुलिस वहां पर आते हैं वो देखते हैं कि चाकू उसके हाथ में है और एक बंदा मरा हुआ पड़ा है वहां पर। फिर पुलिस उस लड़की को पकड़ के ले जाती है और फिर वो पुलिस वाला बंदा फॉगी को कॉल करके इस केस के बारे में बताता है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि उन दोनों को अफोर्ड करना उसके बस की बात नहीं है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। फिर मैट उस लड़की का, जिसका नाम है कैरन पेज, उसको बोलती है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। और फिर वो उसको पूछताछ करती है और वो बोलती है कि जो लड़का मर गया है वो उसके ऑफिस का कॉलीग होता है, और जब कल रात वो दोनों सिर्फ एक ही ड्रिंक लेते हैं तब उन दोनों की आंख लग जाते हैं, और जब आंखें खुलती है तब वो देखती है कि चाकू उसके हाथ में है और वो लड़का मरा हुआ है। असल में मैट यहाँ पर उस लड़की की दिल की धड़कन की आवाज़ से ये जान लेता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है या सच। उस केमिकल के साथ उसकी आंखों की रोशनी तो चली जाती है, लेकिन उसके बाकी जो सेंसेस है वो एनहांस हो जाती है। फिर हम देखते हैं जेम्स नाम के एक बंदे को, और इसी बंदे ने उस आदमी को मरवाया था ताकि उसका बॉस ना फंस जाए, और अब वो कैरन पेज को भी मरवाना चाहता था, और इसके लिए ही वो एक करप्ट ऑफिसर के पास जाता है और वो अभी उस पुलिस ऑफिसर को ब्लैकमेल करके कैरन को मारने के लिए मजबूर करता है, और रात में उस पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर से कैरन के ऊपर हमला होता है, लेकिन वहां पर कैरन अपने आप को बचा लेती है। और नेक्स्ट दिन मैट और फॉगी जाकर कैरन को जेल से लेकर आ जाते हैं अपने साथ, क्योंकि जेल में उस हादसे के बाद वो वहाँ पर सेफ नहीं होती। फिर मैट उसको अपने घर में लेके जाता है, जहाँ पर जब मैट कैरन से पूछता है तो वो बोलती है कि इस सब काम के पीछे शायद मेरे बॉस का हाथ है, क्योंकि एक काम के दौरान जब
कैरन एक फाइल चेक करती है तो वो वहाँ पर वो बहुत बड़ा एक अमाउंट देखती है जिससे वो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं कर पाता और उससे ऑफिस का कोई भी ताल्लुकात नहीं होता। और कैरन ये सब उस बंदे को बताने जा रहा था जिसका वहाँ पर मर्डर हुआ है। फिर जब मैट उससे पूछता है कि वो फाइल अब कहाँ है तो कैरन उससे बोलता है कि उसके बॉस ने वो फाइल उससे उसी दिन ले लिया था। लेकिन वहाँ पर मैट उसकी हार्ट बीट सुन के ये समझ जाता है कि वो वहाँ पर झूठ बोल रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं एक बूढ़ी औरत को जिसका नाम होता है मैडम गाओ, और ये औरत एक निंजा गैंग को रन करती थी। और फिर वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो लोग लड़कियों की स्मगलिंग किया करते थे और जिनको अभी मैट मर्डॉक ने धो दिया था। फिर जेम्स आके पूछता है कि इस बार लड़कियां क्यों कम थी और वहाँ पर वो गुस्से से बोलता है कि अगर बॉस को इसके बारे में पता चलेगा तो वो लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। फिर रात में जब कैरन अपने अपार्टमेंट में जाती है पेन ड्राइव लेने के लिए जिसमें इंफॉर्मेशन थी और जिसके बारे में उसने मैट को और फॉगी को नहीं बताया था, उसके ऊपर हमला कर देता है एक आदमी, जहां पर फिर मैट आके उसको बचा लेता है डेयरडेविल के सूट में। यहाँ पर हमें एक शानदार फाइट दिखाया जाता है और इस फाइट के दौरान उसको अपने पापा का फ्लैशबैक्स आने लगता है और फिर मैट पेन ड्राइव और उस बंदे को पुलिस के पास छोड़ देता है। और ये खबर पेपर से पढ़ के जेम्स गुस्से से बोलता है कि कैरन के वकीलों पर नज़र रखो। फिर कैरन का केस सॉल्व होते ही वो बोलती है कि तुम लोगों के असिस्टेंट होके मैं काम करना चाहूँगी क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़े एक केस से बचाया है, लेकिन तुम लोगों को फीस देने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं होता। और फिर हम मैडम गाओ को देख पाते हैं जो कि ब्लाइंड लोगों से ड्रग्स पैक करवा रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शहर में जगह जगह पे बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं जहां पर एक बच्चे को कुछ लोग पकड़ ले जाते हैं और वो अपनी पावर से सुन लेता है हमारा मैट। उसके बाद हम सैटिनो नाम के एक बच्चे को एक कचरे के डिब्बे के सामने देखते हैं जहां पर वो एक बंदे को देख पाता है। फिर एक लड़की को वो बुलाता है वो बच्चा और वो लड़की आके वहां पर हमारे मैट मर्डॉक को अपने घर ले जाती है। यहाँ पर मैट की हालत काफी बुरी होती है और उसके बहुत सारे हड्डी वगैरह टूट गए होते हैं। फिर वहाँ पर वो लड़की उसकी इलाज करती है क्योंकि वो खुद भी एक नर्स थी, और जब वो हॉस्पिटल में फ़ोन करने जाता है तो मैट उसको रोक लेता है और यहाँ पर उससे ये भी पता चलता है कि मैट एक अंधा व्यक्ति होता है। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पर मैट टीवी में अपने पापा के फाइट देख रहे होते हैं और जब वो हार जाता है इससे मैट काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। और जब वो घर जाता है तब उसके पापा उसको पैसे दिखाते हैं बहुत सारे। मैट उससे शॉक हो जाता है कि हारने के बाद भी आपको इतने सारे पैसे कैसे मिले। फिर हम देखते हैं उस एक्सीडेंट के बाद वाला सीन जहां पर उस रात को मैट काफ़ी तड़पा रहा होता है लेकिन उसकी बाकी शक्तियाँ काफ़ी इनहेंस हो जाती है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर जब वो नर्स वाली लड़की जिसका नाम क्लेयर होता है वो मैट से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि कुछ रशियंस एक बच्चे को किडनैप कर रहे थे ताकि वो लोग उससे ड्रग सप्लाई करवा सके। इसके लिए ही वो उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन ये सब उन रशियंस का एक ट्रैप था। फिर मैट को पता चलता है कि थर्ड फ्लोर पर से एक बंदा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। क्लेयर को पहले तो उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर आके उससे पूछता है तब उसे पता चलता है कि मैट सच बोल रहा था। और फिर जब वो पुलिस ऑफिसर को शक हो जाता है क्लेयर के ऊपर, वो तब जाने लगता है लेकिन मैट उसके ऊपर
हमला कर देता है और उसको वहां पर बंदी बना लेता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जहां पर मैट के पापा जैक मर्डॉक को कुछ लोग आके बोलते हैं कि तुम्हें आज का मैच हारना पड़ेगा। जैक पहले तो इससे मना कर देता है, लेकिन फिर वो राजी हो जाता है। इसके लिए उसको बहुत सारे पैसे जो मिलेंगे। फिर हम कैरन और फॉगी को क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। फिर जब मैट क्लियर से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तब वो बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए थे जिसको एक ब्लैक मास्क पहने हुए बंदे ने मारा था और वो सारे क्रिमिनल्स थे। फिर कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जहां पर मैट जैक को आज के मैच के लिए मोटिवेट कर रहा होता है और उसके बातें सुनकर जैक वहां पर ठान लेता है कि आज का मैच वो किसी भी हाल में जीत जाएगा, क्योंकि मैट का जो इच्छा होता है उसके पापा को लोग चीयर करे जब वो जीत जाए। फिर जैक अपने सारे पैसे मैट के अकाउंट पे ट्रांसफ़र करके एक बंदे को बोल देता है कि मैं अगर कुछ मर जाऊँ या कुछ हो जाए मुझे, तब तुम मैट का ध्यान रखना। और जब बहुत देर के बाद भी जैक घर पर नहीं लौटता, तब मैट को पता चलता है कि कुछ तो हुआ है। और जब वो बाहर जाता है तब उसे एक लाश दिखता है और ये लाश होता है जैक मर्डॉक का। और तब मैट को ये रियलाइज होता है कि ये जो उसके डैड की लाश है, ये उन लोगों ने ही मारा है जिन लोगों ने उसको पैसे ऑफर किए थे मैच हारने के लिए। फिर कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर मैट उस बंदे से पूछ रहा होता है, लेकिन वो बंदा उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन थोड़ी देर मारने के बाद वो बंदा सब कुछ बोल देता है मैट को। और जब मैट को उस छोटे बच्चे का लोकेशन पता चल जाता है, तब वो बंदे को वो फेंक देता है उस अपार्टमेंट से और बोलता है क्लियर को कि तुम ये अपार्टमेंट छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि मैट जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए रशियंस के पास, जहां पर हमें इस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो सबको मारने के बाद उस बच्चे को वहां पर बचा लेता है। फिर हम देखते हैं एक बॉलिंग क्लब में पुहास्का नाम के एक बंदे को बॉलिंग करते हुए, और फिर वहां पर हिली नाम का एक बंदा आता है जो उसके साथ वहां पर बॉलिंग करना चाहता था, लेकिन तब बॉलिंग का टाइम बंद हो जाता है, इसके लिए ही वो वहां पर बॉलिंग करने नहीं पाता। लेकिन पुहास्का उस बॉलिंग क्लब का मालिक होता है, इसीलिए ही वो वहां पर खेल रहा था। जब हिली नाम का वो बंदा उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर वहां पर उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहसबाजी होती है और उसके बाद वो दोनों हाथापाई पे उतर जाते हैं, जहां पर हिली नाम का वो बंदा पुहास्का नाम के उस बंदे को वहीं पर मार देते हैं। फिर हम देखते हैं हिली नाम का वो बंदा एक गन को एक पिनबॉल गेम के नीचे छुपा देते हैं, और जब पुलिस वहां पर आते हैं तो वो वहां पर सरेंडर कर देता है और बोलता है कि उसे एक लॉयर चाहिए। फिर हम बेन नाम के एक रिपोर्टर को देख पाते हैं जो कि न्यूज़पेपर में काम करता है, जहां पर वो अभी एक बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा होता है, जहां पर वो बेन को बोलता है कि इस शहर में एक नया आदमी आया है जो कि सारे छोटे बिजनेसमैन को मार के और बड़े बिजनेसमैन को भी मार के अपना दबदबा वहां पर स्टैंड करना चाहता है। और वो बिजनेसमैन बेन को इन सब न्यूज़ को छापने से साफ मना कर देता है, क्योंकि इसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। फिर हम देखते हैं जेम्स आते हैं मैट और फॉगी के ऑफिस में, जहां पर वो चाहता था कि वो दोनों हिली का केस लड़े। इसके लिए वो बंदा उन लोगों को एक बहुत बड़ा चेक भी देते हैं और मैट उस केस को लड़ने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन मन ही मन में वो सब कुछ वहां पर समझ जाता है। फिर जब मैट और फॉगी हिली से पूछते हैं कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा, तो वो बोलता है कि मैंने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। फॉगी उसके बात करने के स्टाइल से समझ जाता है कि वो बंदा वहाँ पर झूठ बोल रहा है, तो वो उस केस को लेने के लिए मना कर देता है, लेकिन मैट उस केस को लेना चाहता था। फिर जब मैट उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्या काम करते हो जिसके लिए जेम्स की कंपनी तुम्हारे पीछे इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, तो इसका वो कोई भी जवाब नहीं देता।
फिर जब बेन उस हेल्स किचन के बिजनेसमैन के बारे में लिख रहा होता है तब वहाँ पर उसका एडिटर उसको ये सब लिखने से मना कर देता है क्योंकि इससे उन लोगों के ऑफिस को भी खतरा है। फिर हम देखते हैं जेम्स अगले दिन आके उस पिनबॉल गेम के नीचे से छुपाए हुए जो गन है उसको ले जाते हैं। फिर हम कैरन को देखते हैं यूनियन एलाइड के ऑफिस में, जहाँ पर उसका बॉस उसको बोल रहा होता है कि उसके साथ जो भी हुआ है वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताए और इसके बदले में वो लोग उनको बहुत सारा पैसा देंगे। फिर हम बेन को देखते हैं जो कि एक नर्स से रिक्वेस्ट कर रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी बीमार होती है और उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उसका इलाज करवा सके और इसके लिए ही वो 5 दिन की मोहलत मांगता है जो कि वो नर्स उसको देती है, जहाँ पर वो नर्स उसकी मदद करने के बाद वहाँ पर वो उसके लिए एक गिफ्ट भी ले जाता है। फिर हिली के केस के दिन हम देखते हैं जूरी मेंबर्स में से एक मेंबर के दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा होता है क्योंकि मैट वो समझ जाता है अपनी शक्तियों की मदद से और ये वो समझ जाता है कि उनको किसी ने धमकाया है। फिर रात में जब उसको एक बंदा बोलता है कि हिली के बचाव में अगर तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चे के साथ बुरा होगा, तो वो बोलती है कि हाँ मैं हिली के बचाव में ही वोट दूंगी पर मेरे बच्चे को कुछ मत करना। फिर वहाँ पर मैट आके उस बंदे को मारने लगता है। फिर अगले दिन में मैट उस आखिरी मत देने वाली औरत को बदलने की अपील करता है, जहाँ पर उस जूरी मेंबर को बदल दिया जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर एक शानदार स्पीच देता है और उस स्पीच से ही हिली निर्दोष साबित हो जाता है और जूरी मेंबर्स भी उसको निर्दोष बोल देते हैं। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि विल्सन फिस्क से मिलना चाहता है जो कि जेम्स का बॉस होता है और जेम्स वहाँ पर बोलता है कि बॉस अभी बिजी है पेंटिंग वगैरह करने में। फिर वहाँ पर कैरन जाती है उस बंदे के बीवी के पास जो कि हमने सीज़न 1 के स्टार्टिंग में खून होते हुए जिसको देखा था और वो उनको सब बोलती है कि वो लोग कैरन को पैसे ऑफ़र कर रहे हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। तो उसको पता चलता है कि उसकी बीवी को भी उन लोगों ने सेम पैसे ऑफ़र किए थे मुंह बंद करने के लिए। और फिर कैरन जाती है बेन के पास और बोलती है कि मैं तुम्हें यूनियन एलाइड की सारे सच्चाइयाँ बताऊंगी और तुम्हें ये सब कुछ छापना पड़ेगा अपने न्यूज़पेपर में और बेन इसके लिए राज़ी हो जाता है। फिर जब हिली वहाँ से केस से मुक्त हो जाता है तब मास्क पहने हुए हमारे मैट उसे पकड़ लेते हैं और मार मार के पूछते हैं उसके बॉस के बारे में, जहाँ पर बहुत मार खाने के बाद वो ये बोल देता है कि उसका बॉस विल्सन फिस्क है और फिर वो खुद ही सुसाइड कर लेता है विल्सन फिस्क के डर से, क्योंकि उसके बॉस को ये पसंद नहीं कि उसका नाम बाहर आ जाए। फिर हम विल्सन फिस्क की एक झलक देख पाते हैं जो कि एक आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग देख रहा होता है जो कि बहुत डिसेंट सा एक पेंटिंग होता है और वो उस पेंटिंग को लेने का सोचता है। फिर हम देखते हैं 8 साल पहले की कहानी, जहाँ पर 2 भाइयों को जेल में बंदी बनाकर रखा गया था और ये दोनों आज वहाँ से भागने वाले होते हैं। फिर कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर 2 भाइयों में से एक भाई भाग रहा होता है और उसके गाड़ी के ऊपर एक बंदा आकर गिरता है जिसको मारा था हमारे मैट भाई ने। फिर हम देखते हैं क्लेयर मैट को अपने एक नया सुपर हीरो सूट लेने के लिए बोलता है और मैट उससे एक फ़ोन देता है, अगली बार फ़ोन करके आऊँगा ये बोल के। फिर हम दोनों उन 2 भाइयों को देख पाते हैं जो कि जेम्स वॉइसली से बात कर रहे होते हैं उस ब्लैक सूट वाले बंदे के बारे में, यानी हमारे मैट के बारे में, जहाँ पर जेम्स उन 2 भाइयों को बोलते हैं उस मैट को यानी डेयरडेविल को मार डालने के लिए।
उसके बाद वो रशियंस भी जाते हैं एक आदमी के पास जिसको मैट और क्लेयर ने छत से फेंक दिया था, और उनसे वो लोग क्लेयर के बारे में जान लेते हैं। फिर हम जेम्स और फिस्क को बात करते हुए देख पाते हैं, जहां पर फिस्क इस बात से परेशान था कि उसका नाम बाहर आ रहा है, और फिर वो एक आर्ट गैलरी में जाके एक लड़की को डिनर के लिए पूछता है जिसका नाम वेनेसा होती है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है क्लेयर के ऊपर, जहां पर उसके ऊपर रशियंस अटैक कर देते हैं, और फिर वो मैट को कॉल करती है। और मैट जब वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि उन लोगों ने उसको किसी और जगह में शिफ्ट कर दिया है। फिर वहां पर बहुत टॉर्चर करते हैं वो लोग क्लेयर को, और हम देखते हैं कि बहुत ढूंढने के बाद मैट जाता है और उन लोगों को मार मार के उन लोगों की चटनी बना देता है वहां पर। दूसरी ओर हम देखते हैं बेन और कैरन को, जो वहां पर आई होती है यूनियन एलाइड की एक ऑक्शन में, जहां पर बेन उसको बोलता है कि तुम एक बोली लगाओ, नहीं तो लोग तुम्हारे ऊपर शक करेंगे। और फिर बेन कैरन को बोलती है तुम पहले तो उस एग्रीमेंट पे साइन कर दो, लेकिन इससे कैरन बोलती है तो उसके बाद मैं पब्लिकली कुछ नहीं बोल पाऊंगी इस फाइल के बारे में। तो वहाँ पर बेन बोलता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर जब रशियंस ब्रदर वहाँ पर आके देखते हैं कि उन लोगों की गैंग की चटनी बना दी है हमारे मैक ने, तो उन लोगों में से एक भाई जाता है फिस्क के पास, जहाँ पर फिस्क डेट कर रहा होता है और वो दोनों काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा आके उन दोनों की डेट खराब कर देता है। इससे फिस्क गुस्सा हो जाता है, और जब वहां पर वेनेसा फिस्क को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ और डेट नहीं करूंगी और मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता हूँ फिस्क, तो फिस्क बाद में इस गुस्से से वहां पर जाता है रशियंस ब्रदर्स के एक भाई को वहां पर ही मार डालने के लिए, और वहां पर उसको मारने के बाद फिस्क बोलता है कि ये डेड बॉडी उसके भाई के पास भेज देना। फिर कहानी शिफ्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं क्लेयर और मैट को, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए होते हैं, और फिर हम देखते हैं जेम्स को व्लादिमीर के पास जाते हुए। व्लादिमीर को भी अभी ये पता नहीं होता कि उसके भाई को फिस्क ने मार दिया होता है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदा उसके भाई का लाश लेके आता है, और वो बोलता है कि इसको किसी ब्लैक मास्क पहने हुए बंदे ने मार दिया है, और अभी वो काले मास्क वाले बंदे को ढूंढने के लिए वो सारी अपनी जो जी जान है लगा देता है हमारा व्लादिमीर। फिर हम देखते हैं विल्सन फिस्क मिलने आते हैं 3 लोगों से, जहां पर वो सबसे बोलता है कि उसने रशियंस भाई में से 2 में से एक को मार दिया है, और वो दूसरे भाई को भी बहुत जल्द खत्म कर देगा, और फिर वो प्रॉफिट वो 4 लोग मिलकर शेयर करेंगे। फिर हम देखते हैं एक टैक्सी में रशियंस के लोग ढूंढ रहे होते हैं मैट को, जहां पर फिर मैट आके उन लोगों को मार रहा होता है, लेकिन वहां पर जब पुलिस आ जाती है तो वो भाग जाता है, और पुलिस वहां पर एक बंदे को पकड़ लेता है। अगले दिन एक औरत आती है मैट और फॉगी के पास, और वो बोलती है कि उनके अपार्टमेंट में हमला किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, और उनके अपार्टमेंट का मालिक ये चाहता है कि ये औरत वो अपार्टमेंट छोड़ दे। फिर फॉगी और कैरन जाते हैं टली, जो कि अपार्टमेंट का मालिक था, उसके कंपनी में, जहां पर उन लोगों को टली का वकील मिलती है जो कि होती है फॉगी की एक्स। फिर वहां पर मैट जाता है पुलिस स्टेशन में, जहां पर वो बातें सुनता है उस रशियन बंदे की जो पुलिस कस्टडी में था, और यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर जो कि फिस्क के लिए ही काम करते थे, वो लोग उस बंदे को बहाने से मार देते हैं, क्योंकि उस बंदे ने विल्सन फिस्क का नाम पूछताछ के दौरान बोल दिया था। फिर कैरन और फॉगी मिलके जाते हैं उस बूढ़ी औरत के अपार्टमेंट में उनकी मदद करने को, और दूसरी तरफ मैट उस 2 करप्ट
पुलिस ऑफिसर में एक को पकड़ लेते हैं और उसको मार पीट के फिस्क के बारे में पूछते हैं। और हम देख पाते हैं व्लादिमीर को भी पता चल जाता है कि उसके भाई को फिस्क ने ही मारा था और वो फिस्क को मार डालने की ठान लेता है। और मैट को भी पता चल जाता है कि व्लादिमीर का असली लोकेशन कहाँ पर है। दूसरी ओर वेनेसा और विल्सन डेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और पिछली बार के लिए विल्सन माफ़ी मांगता है उससे। और विल्सन वेनेसा को बोलती है कि उसके विजन है इस हेल्स किचन को बेहतर बनाने का। फिर हम देखते हैं मैडम गांव का एक अंधा आदमी व्लादिमीर के अड्डे में ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर आया हुआ हमारा मैट भी घायल हो जाता है। वहां पर व्लादिमीर भी घायल हो जाता है, लेकिन वो किसी भी हाल में बच जाता है। और फिर हम हेल्स किचन के काफी जगह पे ब्लास्ट देखते हैं, जहां पर ब्लास्ट में से कैरन और फॉगी के अपार्टमेंट में भी आग लग जाती है। फिर वहां पर हमारा मैट भागते हुए व्लादिमीर को पकड़ लेता है और उसको मारना चालू करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ क्योंकि तुमने क्लेयर को किडनैप किया था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और मैट को हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं। और फिर वहां पर मैट पुलिस वालों को मार के वहां से व्लादिमीर को लेके भाग जाता है। फिर हम देखते हैं बेन को, जिसको अभी उसके बॉस से पता चलता है कि ब्लास्ट कहाँ पर हुआ है, तो वो इससे समझ जाता है कि इस सब के पीछे रशियंस का ही हाथ है। दूसरी ओर हम मैट को भी देख पाते हैं, जो कि घायल व्लादिमीर से पूछताछ करता है और उसको ये भी बोलता है कि उसके भाई को मारने के पीछे फिस्क का ही हाथ था, उसका नहीं। फिर उन लोगों की आवाज़ एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर सुन लेता है और वो देखने जाता है, लेकिन उसको हमारा मैट पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है। लेकिन वो बंदा बाकी पुलिस ऑफिसर को बोल देता है मैट और व्लादिमीर का लोकेशन। फिर वहां पर और पुलिस वाले आते हैं, लेकिन रिपोर्टर बेन के कारण वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि बेन एक ऑनेस्ट रिपोर्टर होता है और पुलिस वाले उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग फिस्क के लिए काम करते हैं। फिर हम देख पाते हैं वहां पर स्पेशल फोर्स भी आती है। और दूसरी ओर हम पहली बार मैट और फिस्क की बातें सुन पाते हैं, जहां पर फिस्क व्लादिमीर को मारने का ऑफर देता है मैट को, लेकिन मैट उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर फिस्क के ऑर्डर से एक स्नाइपर डिटेक्टिव और कुछ लोगों को मारना चालू कर देता है और इसके पीछे वो मैट को दोषी ठहरा देते हैं एक फुटेज दिखा के न्यूज में। वहां पर फिर व्लादिमीर और मैट एक सुरंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो कि वहां पर व्लादिमीर का कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब होता है, तो इसके लिए वो वहां पर से मैट को जाने के लिए बोल देता है और वो फिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है हमारे डेयरडेविल को। तो इसी के साथ हमारा जो सीजन 1 का एपिसोड 6 है यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी हमारा पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एपिसोड 7 से लेकर एपिसोड 13 तक यानी एंड तक एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।